ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां। देखो हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम था इन्फ्लेशन। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने मुद्रास्फीति के नाम से एक टॉपिक को पढ़ा था, जहां पर हमने समझा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये सब बातें हमने वहां पर समझी थी। समस्या ये आती है कि चूंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो भाई उसको नियंत्रित करने के लिए कोई एक ऐसी संस्थान होनी चाहिए जो कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां। इसमें हम लोग सामान्य तौर पर मार्केट में जो करेंसी सप्लाई होता है, जो मुद्रा आपूर्ति होता है, देखो हमने एक बहुत सिंपल सी बात पढ़ी थी क्या, भाई अगर मार्केट में करेंसी ज्यादा होगी, करेंसी की मात्रा ज्यादा होगी, तो लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए, ठीक है, उपभोग करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए उनके पास पैसा दिखेगा, तो यहां पर उनका उपभोग बढ़ेगा, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। और जैसे ही उपभोग बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। जैसे ही डिमांड क्रिएट हो किसी वस्तु की, क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है, और यही प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हम लोग करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट बहुत सिंपल सा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, किसी इकोनॉमी को स्टेबल करना, अनस्टेबल फॉर्मेट में ले जाने से उसको बचाना, यही होती है मौद्रिक नीति। इसके अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दर होता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज का ये जो पूरा क्लास होने वाली है ना, लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी। इस 1.5 घंटे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, सुनते हो, उसको यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत निश्चिंत होकर के इस क्लास को बहुत इस फ्लो के साथ कंटिन्यू करिएगा, इस फ्लो के साथ कंप्लीट करिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगे उनको मैं एक्स्ट्रा बताते चलूंगा, तो उसको नोट डाउन करते चलना वहां पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो मैंने क्या कहा कि भाई इन्फ्लेशन जैसे जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए हम मौद्रिक नीति को अपनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में जो वहां का सेंट्रल बैंक होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, देखो ब्याज दर कैसे संबंधित है इन्फ्लेशन से। तो भाई अगर समझो, अगर बैंक कोई है वो बहुत अपना जो उसका इंटरेस्ट रेट है, जिसका ब्याज दर है, उसको बढ़ा दे रही है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब बैंक से लोन लेना महंगा हो गया। पहले क्या था, पहले हम 10% इंटरेस्ट पर क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे। अब क्या हो गया, बैंक ने बढ़ा करके इसको 20% कर दिया, तो अब लोन लेना महंगा हो चुका है। क्या समझिएगा, पहले हो सकता है कि आप इस 10% इंटरेस्ट के लोन को लेकर के अपने लिए कार खरीद लो, लेकिन अब 20% इंटरेस्ट पर कार खरीदना थोड़ा महंगा हो चुका है, तो बहुत सारे लोग ये लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, लोगों का जो खर्चा करने की प्रवृत्ति थी, जो लोगों का उपभोग करने की प्रवृत्ति थी, कंजम्पशन करने का जो नेचर था, वो यहां पर क्या हो गया, डाउन हो गया। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से डिमांड कम हो गया। जैसे ही डिमांड कम होगा, वस्तुओं की प्राइस क्या होगी, अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में करेंसी का सप्लाई और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और इसी को नियंत्रित करने के उद्देश्य जो आरबीआई होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। बात समझ गए। भारत में जो एक कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो अप्रैल माह में जारी की जाती है, और प्रत्येक 2 महीने में इसका रिव्यू किया जाता है। इसीलिए आप लोग जब करंट अफेयर्स को पढ़ते हो तो वहां पर देखते हो क्या कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। आप लोग सुनते होगा, आप लोग क्या सुनते हो कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया, आरबीआई ने सीआरआर जो था बैंकों का उसको बढ़ा दिया, आरबीआई ने एसएलआर कम कर दिया। ये सब न्यूज में आप लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते समय इन सारे की टर्म्स को देखते हो, वहां पर ये की टर्म समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज की इस क्लास में हम इन सारे की टर्म पर फोकस करते हुए इन सारे की टर्म्स को बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा इस बात का सपोर्ट करता हूं कि किसी टफ टॉपिक को, किसी टेक्निकल टॉपिक को जितना सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सके, मेरा पूरा फोकस उसी पर है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि भारत में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत क्या था,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, ठीक है, भारत गुलाम था। और जब भारत गुलाम था तो 1935 में आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था, और उसी समय आरबीआई ने अपना सबसे पहला मौद्रिक नीति को जारी किया। ध्यान से समझिएगा, आरबीआई की सबसे पहली मौद्रिक नीति कब आई थी? 1935 में। ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2025 में आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। एक बहुत बड़ा समय रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड रहा, तो इसको अचीवमेंट के तौर पर लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई 90 साल पूरे हो गए किसके? आरबीआई के पहली मौद्रिक नीति के। तो हो सकता हो कि ये एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आरबीआई ने पहली मौद्रिक नीति कब जारी की थी? तो 1935 में। अभी उसके 90 वर्ष यहां पर पूरे हो चुके हैं। ये दो बातें समझ में आ गई। अब समझो, देखो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको एक उद्देश्य बताया क्या, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना मौद्रिक नीति का सबसे पहला टारगेट है, सबसे पहला उद्देश्य है। लेकिन इसके साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेंगे। और मैंने आपको एक बात समझाई थी, देखो कि इन्फ्लेशन का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तभी जाकर के जो इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमको और लोगों को प्रोडक्शन में शामिल करने की आवश्यकता होगी, तो यहां से नए जॉब क्रिएट होंगे, और जॉब का क्रिएट होना बहुत जरूरी होता है। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना भी आवश्यक है, बट एक नियंत्रित तरीके से, एक लिमिटेड कैटेगरी के अंतर्गत। इस बात को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक उद्देश्य होता है। प्लस मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना। जो करेंसी है, जो भी करेंसी, जैसे हमारी करेंसी क्या है? रुपीस। तो रुपीस की स्थिरता को बनाए रखना, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना कि आज आपका 10 रुपए में एक कप चाय मिल रहा है और अचानक से अगले महीने क्या हो जाए कि 1000 रुपए में एक कप चाय मिलने लगे, ठीक है। ये समस्या ना है। अगर ये समस्या आ रहा है तो क्या? मुद्रा अस्थिर हो चुका है, करेंसी अस्थिर हो चुकी। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि वहां पर जो सबसे छोटी करेंसी होती है वो होती है 10,000 क्वांटिटी की, ठीक है, कि 10,000 का ये करेंसी उस देश की लोग सबसे छोटी करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पर 1 रुपया होता है ना, वहां पर वो 10,000 उनकी करेंसी के इक्वल होता है। तो ये मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना, करेंसी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक उद्देश्य होता है। प्लस साथ साथ जॉब को ग्रोथ करना, जॉब की क्रिएशन करना भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पर एक टारगेट है, ठीक है। तो मौद्रिक नीतियों की क्या उद्देश्य है ये आप यहाँ पर समझ गए। आइए अब कुछ बातों को यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। कई प्रकार से मेरा मतलब है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं विस्तारवादी नीतियां, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। नाम से ही बहुत स्पष्ट है, विस्तार करने की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंड करने की बात करो। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे? जब हम मार्केट में करेंसी के फ्लो को बढ़ाएंगे। क्या समझिएगा, मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा? मैं आपको बहुत बहुत सिंपल समझा रहा हूं, समझना। अगर मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है। लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा? वो मार्केट में खर्चा ज्यादा करेंगे, और जब वो खर्चा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। देखो लॉजिकल वे में समझना चीजों को, ठीक है। जैसे ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा भाई? उस देश का जो जीडीपी है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, यहाँ पर जॉब मिलना स्टार्ट होगी। तो ये क्या है? ये आपका विस्तारवादी नीति है, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब विस्तारवादी नीति, मतलब कि अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है और उसके लिए करेंसी के फ्लो को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब समझो भाई ये करते कैसे हैं हम लोग, ठीक है, कैसे हम लोग विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं, क्या समझिएगा। इसके लिए जो सबसे पहला काम किया था वो ये किया था कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, ब्याज दरों में कमी करते हैं। जैसे कि बात समझना भाई, बैंक जो लोन दे रही थी वो पहले 10% पर दे रही थी, अब हमने उसको कम करके 5% कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे लोगों के पास पैसा का पहुंचना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं 10% पर लोन नहीं ले रहा था, अब मैं 5% पर लोन लेने के लिए उत्सुक हूं कि भाई ठीक है यार 5% है, चुका देंगे बाद में, अभी खर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास 5% के इंटरेस्ट पर लोन आएगा, मैं अपनी खर्चा करने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारा कंजम्पशन का पैटर्न है, उसको बढ़ाऊंगा,
मेरा यहाँ पर डिमांड मार्केट में बढ़ेगा और फिर वो पूरा प्रोसेस सेम आगे बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो वो एक पूरा प्रोसेस यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो इसका मतलब ये कि सरकार जो है, जो हमारी आरबीआई है, वो विस्तारवादी नीति पर काम कर रही है, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी पर काम कर रही है। सिंपल सी बात है। और चूंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं, मतलब क्या, लोन लेना यहां पर क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो इसीलिए विस्तारवादी नीति को, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को हम लोग चीप मनी पॉलिसी, सस्ती ऋण की नीति भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर लोन लेना क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है। ठीक है, बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है। और समझो भाई, और किस प्रकार से मार्केट में करेंसी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत सिंपल तरीका ये होता है, एक होती है सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आपको बहुत सिंपल अर्थों में एक्सप्लेन करूं कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सरकार लोन लेने, सरकार को भी पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सरकार को मानो अगर 100 रुपए खर्चा करना है और उसके पास पैसा नहीं, तो वो क्या करेगी, वो लोन लेगी। अब वो पैसा लोन कहाँ से लेती है, वो क्या करती है, क्या समझिएगा, वो एक कागज जारी करती है, ठीक है। उस कागज पर लिखती है 100 रुपया, ठीक है ना, समझना। एक रैंडम कागज जारी किया गया, हम मान लेते हैं, चलो उसको हम क्या ले रहे हैं, बिल, बॉन्ड, हम कुछ भी एक कागज का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी हम कह दे रहे हैं। अब ये 100 रुपये का जो कागज था, एक स्टैम्प पेपर में मानो लेकर के सरकार ने आरबीआई को दे दिया, ठीक है। ये अब आरबीआई के पास, तो आरबीआई जो होती है ना, वो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाकी बैंकों को बेचती है। किस आधार पर, वो ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, अभी तुम 100 रुपए देकर के हमसे ये नोट ले लो, ये कागज ले लो, बाद में मैं तुमको उसके बदले 120 रुपए दूंगा। तो बैंकों को भी फायदा हो रहा है। तो बैंक 100 रुपए आरबीआई को दे देती है, आरबीआई वही 100 रुपए सरकार को दे देती है, तो सरकार को यहां पर लोन मिल जाता है। इसको कहते हैं सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बात समझ रहे हो। अब देखो, जब हमको विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है, विस्तारवादी नीति मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब हमको मार्केट में करेंसी के फ्लो को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, हम यहां पर क्या करते हैं, बहुत सिंपल काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, मार्केट में थी, बैंकों के पास थी, ठीक है, हम उसको वापस खरीदना स्टार्ट कर देंगे। समझो, पहले बैंकों के पास क्या था, बैंकों ने अपना सारा पैसा सरकार को दे दिया था, ठीक है, सरकार को दे दिया था और अपने पास सिक्योरिटी रख ली थी। अब सरकार करेगी, एक काम करो, वो सारा कागज मुझे ले आकर के वापस दो, उसके बदले मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट पैसा, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी बैंकों से वापस खरीद रही है और बैंकों को पैसा दे रही है। जब बैंकों के पास पैसा अधिक हो गया, अब वो पैसा क्या करेंगे, अपने पॉकेट में पैसा रखने से अच्छा है बैंकों का कि वो किसी और को लोन में दे दे, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करती है, बैंक, जो बैंकों के पास एक्सेसिव मनी आ जाता है, एक्सेसिव पैसा आ जाता है, उसको फिर से मार्केट में निकाल देती है। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक, ये डिसाइड करती है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस खरीद रहे हैं, तो मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया। देखो, बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये टॉपिक को समझा पाऊं, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप ये टॉपिक मुझसे समझ पाओ। तो कैसे समझोगे, अगर आपको इस क्लास में थोड़ा सा भी इशू लग रहा है, वीडियो को पॉज करो, दोबारा से पूरी क्लास को दोबारा से करो, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं कि इस क्लास से बेहतर और कहीं पर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा एफर्ट आप भी यहां पर करिए चीजों को समझने पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से किस प्रकार से मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ रहा था, आपने समझा। चलो भाई, और समझो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, हमने देखा कि जॉब नए क्रिएट हो रहे थे, तो बेरोजगारी घट रही थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। उपभोग व्यय जो था वो बढ़ रहा था, मतलब जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस थे, जो उपभोग व्यय थे, वो बढ़ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और मार्केट में इससे क्या हो सकता है कि संभव है कि इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नो डाउट इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। बट वो यहां पर आपको एक इंपैक्ट देखने का मिलता है। इसी पूरी पॉलिसी को हम लोग विस्तारवादी नीति या फिर सस्ती ऋण की नीति या फिर मॉनेटरी ईजिंग कहते हैं। हो सकता हो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे कि चीप मनी पॉलिसी क्या है, हो सके आपसे एग्जाम में पूछ दे कि मॉनेटरी ईजिंग क्या है, या फिर पूछ दे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है। तो ये तीनों सेम चीजें होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों में अंतर नहीं है, ठीक है। तीनों का उद्देश्य सेम है, तीनों का प्रोसेस सेम है, तो वो प्रोसेस यहां पर समझने का प्रयास। अब दूसरी चीज समझो,
दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी का टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं संकुचन की नीति। नाम से स्पष्ट है, संकुचन मतलब सिकोड़ा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो लोन लेना होता है ना, जो ऋण लेना होता है उसको महंगा करते हैं। महंगा कैसे करेंगे, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, जो ब्याज दर था, उसको हम बढ़ा देंगे। जैसे ही ब्याज दर बढ़ा, अब लोन लेना महंगा हो चुका है, कोई व्यक्ति लोन लेने नहीं जाएगा। जब लोन लेने नहीं जाएगा तो सारा पैसा बैंकों के पास रखा रह जाएगा, लोगों तक पैसा वो नहीं पहुंचेगा। और जब लोगों तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट बहुत सिंपल सा होगा, लोग खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम करेंगे इसका मतलब है कि मार्केट में क्या होगा, डिमांड जो है, जो मार्केट में जो मांग है वो कम होगी। जैसे ही मांग कम होगी, किसी वस्तु का प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगी। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है संकुचन की नीति का, कि इन्फ्लेशन को कम कर, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, तो ब्याज दरों में वृद्धि करके हम इसको कम करते हैं। अच्छा भाई, हमने अभी पहले देखा था कि अगर हमको मार्केट में करेंसी का सप्लाई बढ़ाना है तो आरबीआई क्या कर रही थी, आरबीआई बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस खरीद रही थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रही थी, एक एक एक, एक खाली कागज था, उस कागज को आरबीआई खरीद रही थी, और उसको खरीदने के बदले आरबीआई क्या कर रही थी, बैंकों को पैसा दे रही थी, और वही पैसा मार्केट में जाकर के करेंसी के फ्लो को बढ़ा रहा था। अब हमको उल्टा काम करना है, अब हमको मार्केट से पैसा को सोखना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई बैंक जो है वो अधिक से अधिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से खरीदे। जैसे ही बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब ये भाई पैसा दे करके खरीदेगा ना, तो मतलब बैंकों से जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ रहा है, ठीक है। अब ये पैसा मार्केट से निकल करके आरबीआई के लॉकर में रखा हुआ है, खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैसों को सोखने का, पैसों को मार्केट से कम करने का एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिक्री को बढ़ा दिया जाए। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करना। जितना बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना चीजें अच्छे से आपको समझ में यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। हमने दो चीजें समझ लिया कि भाई विस्तारवादी नीति क्या होती है, संकुचन की नीति क्या होती है। इस संकुचन की जो नीति होती है, जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होता है, इसी को हम लोग डियर मनी पॉलिसी कहते हैं, महंगी ऋण की नीति कहते हैं। इसी को हम लोग मॉनेटरी टाइटनिंग भी कहते हैं। देखो ईजिंग और टाइटनिंग का मतलब क्या है, मॉनेटरी ईजिंग मतलब कुछ सुविधा दी जा रही है। सुविधा कैसी, भाई हमको मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ाना, तो हम क्या करेंगे, हम ऋण लेने की जो प्रक्रिया है उसको सिंपल कर देंगे। क्या केवाईसी की आवश्यकता नहीं, तुम बस आओ मेरे पास, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, ले जाओ पैसा, खर्चा करो। ये मॉनेटरी ईजिंग कहलाती है। तो जब सरकार को एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करनी है तो वो मॉनेटरी ईजिंग पर काम करती है। वो क्या करेगी, वो ऋण लेने की प्रक्रिया को, ध्यान समझिएगा, वो ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। वहीं पर मॉनेटरी टाइटनिंग में क्या होगा, ऋण लेने की प्रक्रिया को कठिन बनाया जाता है, टफ किया जाता है। 50 तो केवाईसी है, 50 तो सर्टिफिकेट साइन कराएंगे, 50 डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेंगे, आप कहीं ना कहीं पर चूक जाओगे और आपको लोन नहीं मिलेगा। क्या हुआ, ये हो गई आप लोगों की मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी। इसी पॉलिसी को हम लोग हॉकिस पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, बहुत क्लियरली समझिएगा, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को समझिएगा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग इस पूरी क्लास को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि भारत में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन आरबीआई में कौन करता है, आरबीआई एक कमेटी बनाती है, उस कमेटी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी कहा जाता है, मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के होते हैं। ध्यान समझना, टोटल 6 सदस्य थे, उन 6 में से जो 3 सदस्य थे वो आरबीआई के थे। उन 3 में से एक गवर्नर का होना जरूरी है। बात समझ रहे हो, तो एक तो यहां पर गवर्नर होगा, और जो गवर्नर होगा वही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष यहां पर होता है। बात समझ गए, 6 में से 3 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, उस रिप्रेजेंटेटिव में आरबीआई का गवर्नर भी यहां पर शामिल था। अब बात समझते हैं अगले 3 की, अगला 3 व्यक्ति कौन होगा। तो अगले 3 सदस्य होंगे वो भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक सर्च कमेटी बनाएगी। जो सर्च कमेटी होगी वो इकोनॉमी, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में
3 विशेषज्ञ सदस्यों का चयन करेगी, उनका सिफारिश करेगी और उनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल किया जाएगा। ध्यान से बात को समझना। आपको ये बात लग सकती है कि सर अभी तो आपने कहा था कि आरबीआई डिसाइड करता है, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आ गए तो आरबीआई के पास पावर कहाँ रह गई। ध्यान समझना, देखो जरूरी क्या है चीजों को समझना। यार इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, आप किसको दोष देते हो? आप क्या कहते हो कि भाई यार सरकार अच्छा काम नहीं करी, सरकार के कार्यकाल में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोष सरकार के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने गवर्नमेंट को चुना, ना कि आरबीआई को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। अब जिस चीज में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें गवर्नमेंट भी अगर पार्टिसिपेट ना करे तो काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए 3 सदस्य यहाँ पर, 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल किए जाते हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक, बैंकिंग और फाइनेंस के विशेषज्ञ होने चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ध्यान समझना, इससे आरबीआई की जो स्वायत्ता है, ठीक है, जो उसकी इंडिपेंडेंसी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, वो प्रभावित तो होती है, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जवाबदेही बढ़ती है, ठीक है। ये 2 चीजें आप लोग को यहां पर समझनी है। डिसीजन कैसे लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? डिसीजन का बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुमत से निर्णय होता है। लेकिन चूंकि 6 सदस्य थे, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के, हो सकता हो कि 3-3 की वोटिंग से कोई चीज इक्वल पर आ जाए। फिर क्या होगा? फिर यहां पर जो गवर्नर होता है उसका मत निर्णायक होता है, वो जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन वहां पर लागू होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास एक एक्स्ट्रा वोट देने का फिर अधिकार होता है और वो उसके माध्यम से फाइनल डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब समझना, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आया तो कब आया? 2016 में एक समिति बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जो थे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने का निर्णय किया, मतलब सिफारिश की, सुझाव दिया, ठीक है। अच्छा भाई, चूंकि 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, इससे इसका मतलब है कि इससे पहले कोई और कमेटी काम कर रही थी। तो इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्धारण है वो आरबीआई की टीएसी करती थी। टीएसी क्या होता है? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, तकनीकी सलाहकार समिति जो थी वो करती थी। और यहाँ पर जो अंतिम निर्णय होता था वो गवर्नर के पास होता था, उसके पास एक वीटो पावर यहाँ पर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब इस परिवर्तन को किया गया उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर। उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि निर्णय प्रक्रिया को हम पारदर्शी बनाएं, सामूहिक बनाएं। सामूहिक का मतलब क्या है कि भाई आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी दोनों पार्टिसिपेट करें डिसीजन में, सरकार की भागीदारी यहां पर सुनिश्चित हो, और उसी के लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण किया गया। देखो प्रश्न क्या पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कितने सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? 3, ठीक है। आरबीआई के 3। अध्यक्ष कौन होगा? तो आरबीआई गवर्नर होंगे। निर्णय कैसे लिया जाएगा? बहुमत से लिया जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार, अगर बराबरी की स्थिति आती है तो अंतिम निर्णय का अधिकार आरबीआई गवर्नर के पास यहां पर होता है। सिंपल सी बात है। अब देखो इस मॉनेटरी पॉलिसी के बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे मेथड फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। इन्हीं अप्रोच को जो आरबीआई या फिर मैं कहूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉलो करती है, उसको हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है वो मनी फ्लो को नियंत्रित करने के उद्देश्य जिन उपायों का प्रयोग करती है, जिन मेजर्स का प्रयोग करती है, उसको हम लोग उपकरण कहते हैं, ठीक है। इन उपकरण के माध्यम से किया क्या जाता है? तो अर्थव्यवस्था में, ठीक है, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा करेंसी, अतिरिक्त मुद्रा का फ्लो बढ़ाया जाता है। इससे क्या होती है? लिक्विडिटी बढ़ती। देखो लिक्विडिटी क्या होती है, इस बात को समझना, नाम से बहुत स्पष्ट है। लिक्विड, लिक्विड क्या है कि जो बहुत तेजी से बह सकता है, फ्लो कर सकता है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, संपत्ति बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है, आपके पास एक कोई कूपन है, कोई कूपन है 100 रुपए का, आपके पास 100 रुपए का, ठीक है, आपके पास 100 रुपए का कोई आभूषण है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु है, और आपके पास 100 रुपए का एक, मान लो एक संपत्ति है, एक घर है। मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, एक घर है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक लिक्विड कौन है? तो जो 100 रुपए की करेंसी थी ना, वो सबसे अधिक लिक्विड है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई चीज खरीदनी है, आप डायरेक्टली 100 रुपए का नोट देके खरीद सकते हो, लेकिन अब आप ये अपना घर तो नहीं ना लेकर जाओगे कि भाई घर को रख लो, मुझे पैसा दे दो। इजी नहीं प्रोसेस है, ठीक है। कूपन हो सकता हो कि हर जगह वैलिड ना हो,
हो सकता हो कि भाई जिस जगह पर आप खरीदने जा रहे हो वहां पर आपको ये जो सामान था आपका, ये गोल्ड का प्रोडक्ट था या फिर कोई प्रोडक्ट था, वो कोई लेने को इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। तो सबसे अधिक लिक्विड जो चीज होती है वो होती है करेंसी, मनी, मनी का कैश फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे ही आरबीआई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने टूल्स का प्रयोग करती है, तो उसके माध्यम से वो क्या करती है, अतिरिक्त मुद्रा के, अतिरिक्त करेंसी के फ्लो को बढ़ाती है, और इससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, करेंसी की लिक्विडिटी जो होती है वो बढ़ती है, मतलब मनी का फ्लो होना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के आधार पर हम मार्केट से, इकोनॉमी से अतिरिक्त मुद्रा को, एक्सेसिव धनराशि को सोख भी सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, इससे लिक्विडिटी घटती है। अब देखो, जो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है, उपकरण जो होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल टूल्स, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल टूल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक उपकरण, दो प्रकार के उपकरण होते हैं। पारंपरिक उपकरण मतलब जिसका सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गैर पारंपरिक उपकरण यार सामान्य तौर पर प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी रैंडम प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सबने देखा था कि रात में 8 बजे एक बार प्रधानमंत्री जी आते हैं और अचानक से घोषणा करते हैं कि आज से, ठीक है, आज से 500 के और 1000 के ये नोट अब वैलिड लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को हमने डिमोनेटाइजेशन का नाम दिया। हम सबने उस समय पहली बार एक टर्म सुना जिसको हमने कहा डिमोनेटाइजेशन, इसको हिंदी में कहा गया विमुद्रीकरण। ये क्या था? इसका मतलब ये था कि ये समझना, ये कभी कभी होगा। ऐसे जो टूल्स होते हैं, गैर पारंपरिक टूल्स होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, इनका प्रयोग हर समय नहीं होता है, इनका प्रयोग कभी कभी होता है। और कब? जब ट्रेडिशनल टूल्स अपना काम सही प्रकार से न कर पाए, उस केस में नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को अपनाया जाता। सरकार ने क्या कहा? मोदी जी आए रात में 8 बजे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि मार्केट से वो करेंसी जो कि बैंक के पार्ट का हिस्सा नहीं है, मतलब जो ब्लैक मनी है, ठीक है, जो काला धन है, जिसका प्रयोग टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, हम ऐसे मनी को मार्केट से एलिमिनेट करना चाहते हैं, मार्केट से हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन हम करें, विमुद्रीकरण कर रहे हैं, 500 के और 1000 के पुराने नोट अब नहीं रहेंगे। आपके पास अगर लीगल मतलब सही तरीके से कमाया गया पैसा है, अब बैंक में जाओ, उस पैसे को जमा करो, आपको उसके बदले नए नोट मिल जाएंगे, सिंपल तरीका है। लेकिन जिसके पास सही तरीके का पैसा नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो इस डिमोनेटाइजेशन का लाभ नहीं ले पाएगा, तो उनकी करेंसी मार्केट से गायब हो जाएगी। ये क्या था? ये नॉन ट्रेडिशनल टूल था, ये हर बार लागू नहीं होता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब समझो भाई, हम नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को देखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ट्रेडिशनल टूल्स को समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखो, अब ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल टूल्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपकरण का है, तो नाम से स्पष्ट है, मात्रात्मक, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको संख्याएं देखने को मिलेंगी। भाई संख्याएं कैसे देखने को मिलेंगी, समझाऊंगा, समझना। दूसरा जो टूल्स होता है ट्रेडिशनल पार्ट का, उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, गुणात्मक उपकरण। यहां पर संख्याएं नहीं, यहां पर क्वालिटी पर बात होगा, यहां पर कुछ कुछ नए तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। समझो पहले, जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं, ठीक है, जो आपके क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, ये उपकरण, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को, करेंसी फ्लो को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। कैसे नियंत्रित करते हैं? तो 7 तरीके के टूल्स यहां पर अपनाए जाते हैं। 7 टूल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टूल समझना? एक जिसको हम लोग कहते हैं CRR, दूसरा होता है SLR, फिर आपका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर आपका होता है रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, यहीं पर आप लोग बैंक रेट भी देखते हो, यहीं पर आप लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी देखते हो, ठीक है। तो कुल 7 तरीके के आपके क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। किस चीज के? तो ट्रेडिशनल टूल का पार्ट होता है जिससे हम मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। समझ रहे हो? यही आप लोग न्यूज में सुनते हो कि आरबीआई ने CRR बढ़ा दिया, SLR बढ़ा दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर दिया। अब आप कहोगे सर, लेकिन आपने तो ये समझाया कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल भी होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी होते हैं। ट्रेडिशनल में क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। तो हम लोग केवल क्वांटिटेटिव टूल्स का क्यों सुनते हैं? करंट अफेयर में जब हम पढ़ते हैं चीजों को, तो हम ये बात क्यों सुनते हैं कि आरबीआई ने CRR या रेपो रेट पर कुछ काम किया, बाकी दोनों हम अप्रोच क्यों नहीं सुनते हैं? मैंने सिंपल सा समझाया ना कि नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये गैर पारंपरिक उपकरण है, ये बहुत कभी कभी देखने को मिलेगा। मतलब कि भाई हो सकता हो कि 10 साल में एक बार, हो सकता हो कि 60 साल में एक बार, ठीक है। 2016 में
जब आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया तो उससे पहले कब विमुद्रीकरण किया गया था, ये बात आप मुझे समझाओ। आप मुझे इस बात का सॉल्यूशन बताओ कि ये इससे पहले कब किया गया था डिमोनेटाइजेशन, कहीं पर पढ़ना, गूगल सर्च करना और ये बताना कि 2016 से पहले कब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स हमेशा नहीं यूज होते हैं, कभी कभी होते हैं, इसीलिए इनका जिक्र भी बहुत कम देखने को मिलता है। सिंपल सी बात। अब दूसरे फॉर्मेट समझो, आपको कैसा फिर क्वालिटेटिव टूल्स क्यों नहीं सुनने को मिलते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं ना, जब क्वांटिटेटिव टूल्स अपना काम सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स को अपनाते हैं, ठीक है। मतलब सीआरआर को बढ़ाने पर भी उसका रिजल्ट नहीं आया, रेपो रेट को कम करने पर भी उसका रिजल्ट नहीं आया, तब जाकर के आरबीआई क्या करती है, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स को अपनाती है, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स को अपनाती है, जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी पर काम किया जाए। ये सब बातें समझ में आ गई। दो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियरली समझाया आप लोगों को, कि दोनों बातें समझने का प्रयास करना, ठीक है। एक बात और समझो, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, जो मात्रात्मक उपकरण होता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनके माध्यम से, ठीक है, इनके माध्यम से हम करेंसी के फ्लो की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो गुणात्मक अप्रोच है, जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच के माध्यम से वो जो लोन जा रहा है, वो जो मनी जा रही है, ठीक है, मनी मार्केट में जो जा रही है, वो किस सेक्टर में जाएगी, इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना, समझना। हम यहां पर क्या करते हैं कि मनी का प्रयोग ऋण प्रवाह की जो दिशा है, उसका डायरेक्शन, कि उसका ऋण, जैसे समझो, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। मानो बैंक है, ठीक है, हमने सीआरआर, एसएलआर, इन सब के माध्यम से क्या किया, हमने बैंक की जो लोन देने की क्षमता थी, जो उसकी क्वांटिटी थी, कुल क्वांटिटी थी, उसको नियंत्रित कर दिया। हमको ये बात समझ में आया कि अब जो बैंक है वो केवल 100 रुपए ही लोन दे सकती है, क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स को अपनाया, हमने सीआरआर, रेपो रेट में कुछ काम किया और 100 रुपए यहां पर निकल करके आया कि बैंक इतना रुपए लोन दे सकती है। क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटी कंट्रोल हो गई इसकी, ठीक है। लेकिन अब हमको यहां पर एक काम और करना है, हमको ये बात इंश्योर करनी है कि इस 100 रुपए में से 10 रुपया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन में जाए। हम चाहते यहां पर है कि 10 रुपया एमएसएमईज के लिए लोन में जाए। हम चाहते यहां पर है कि 60 रुपया वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है, क्या हुआ भाई, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन में जाए। हम चाहते हैं यहाँ पर कि जो 20 रुपया बच रहा है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए लोन में जाए, ठीक है। इससे क्या समझना, हमने क्वांटिटी जब कंट्रोल करनी थी, हमने कौन सा अप्रोच अपनाया, हमने यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल्स का प्रयोग किया। लेकिन अब हमको उसका डायरेक्शन कंट्रोल करना है, भाई इतना यहां पर जाए, इतना यहां पर जाए, इतना यहां पर जाए, इतना यहां पर जाए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम क्वालिटेटिव अप्रोच का फॉलो करेंगे, हम गुणात्मक टूल्स का यहां पर प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से ऋण प्रवाह की जो दिशा होती है, जिस प्राइमरी सेक्टर में लोन जाना चाहिए, उस सेक्टर को हम डिसाइड यहां पर कर पाते, ठीक है। ये दो बातें बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्रेडिट राशनिंग की जाती है, नैतिक दबाव बनाया जाता है बैंकों के ऊपर, ठीक है, भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको ये काम करना पड़ेगा। नैतिक दबाव बहुत जरूरी है, ठीक है। जब नैतिक दबाव से काम नहीं चलता है तो आरबीआई कहती है कि एक काम करो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे बैंक, ठीक है, बैंक अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन लेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई भी क्या है, ये भी आपका क्वालिटेटिव अप्रोच का एक तरीका होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई भी क्या होता है, आपका एक क्वालिटेटिव अप्रोच का तरीका होता है। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या, कि मात्रात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जबकि जो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, जो क्वालिटेटिव टूल्स होता है, वो मुद्रा प्रवाह किन क्षेत्रों में हो इस बात को सुनिश्चित करता है। और कई बार दोनों कॉन्सेप्ट का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनीशन, बेसिक कैटेगरी आप यहां पर समझ गए। अब समझते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, इन सब चीजों को समझने से पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां पर आप लोग समझना, ठीक है। आपको यहां पर समझना ये है कि देखो जो बैंक होती है ना, ठीक है, जो बैंक होता है, बैंकों के पास दो चीजें होती है, ठीक है। बैंकों का काम क्या है, बैंकों का काम है, ठीक है, बैंकों के पास जो जमा करता होता है वो पैसा को जमा करता है, ठीक है, समझना। जैसे हम और आप क्या है, मान लो ये है निशान सर, ठीक है, निशान सर गए कहाँ पर, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। क्या किया, उनके पास 1000 रुपये आया था, उन्होंने 1000 रुपये यहाँ पर जमा कर दिया, ठीक है, जमा कर दिया। तो बैंकों का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैसों को जमा करना,
अब समझना, जो पैसा यहाँ पर निशान सर ने जमा किया था, ये निशान सर आपके हैं, जो निशान सर ने यहाँ पर पैसा जमा किया था, भाई ऐसा तो है ना कि ये पैसा बैंक का पैसा है। निशान सर जब चाहे तब, भाई निशान सर को मैंने किसी को घुमाने ले जाना है, ठीक है, निशान सर चाहते हैं किसी को कॉफी पर ले जाए पिलाने के लिए, अब वो क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, तुरंत 1000 रुपये मांगेंगे, बैंक को देना पड़ेगा, बैंक की मजबूरी है। तो बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है उसको हम लोग कहते हैं बैंकों की लाइबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, बैंकों की लाइबिलिटी, बैंकों की देयता, क्योंकि ये बैंक का पैसा नहीं है, बैंक को ये पैसा अपने जमाकर्ता को, अपने अकाउंट होल्डर को वापस करना पड़ेगा जब भी वो व्यक्ति मांगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होती है, देयता क्या होती है, आप लोग समझ गए। ठीक है, जमाकर्ता, जो भी बैंक के पास जमा धनराशि है, कुल पैसा है, उसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी। अब समझना, इसी प्रकार से बैंकों के पास एक चीज और होती है, उसको हम लोग कहते हैं एसेट। देखो बैंक का पूरा सिस्टम काम किस आधार पे करता है, बैंक का सिस्टम पूरा इस आधार पे काम करता है कि निशान साहब ने यहाँ पर 1000 रुपये जमा किया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं भी था, ठीक है, मैं भी था, मैंने भी यहाँ पर क्या किया, 1000 रुपये जमा किया। बैंक को एक बात तो बहुत श्योरली पता है कि कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा अचानक से कि दोनों व्यक्तियों को, दोनों अकाउंट होल्डर्स को एक साथ 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता हो कि कभी मुझे 100 रुपए की आवश्यकता पड़े, कभी निशान सर को 100 रुपए की आवश्यकता पड़े, तो इतना मैनेज करती है बैंक। बैंक क्या करती है, बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है उसी पैसे में से बैंक क्या करती है, बाकी लोगों को ऋण देती है, और इसी ऋण पर बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है, ब्याज लेती है, और इसी ब्याज से बैंकों को लाभ होता है। बात समझ रहे हो। अब समझना, बैंक ने जो ऋण दिया किसी और व्यक्ति को, मतलब किसी तीसरे पार्टनर को, बैंक ने क्या कर दिया, लोन दे दिया, पैसा दे दिया। अब ये जो पैसा दूसरे व्यक्ति के पास गया है, बैंक का वो एसेट है। क्यों, बैंक उससे वो पैसा उससे निकलवा करके रहेगी, ठीक है, उसके हलक में ऐसे हाथ डाल करके पैसा निकाल देगी, भाई मेरा पैसा है, तुमको देना पड़ेगा, नहीं दोगे मैं तुम्हारा घर बेच दूंगी, मैं तुम्हारी संपत्ति बेच करके अपना ऋण वापस ले लूंगी, ऋण वसूल लूंगी। ठीक है, तो ये जो ऋण होता है जो बैंक देती है वो बैंकों की परिसंपत्ति होता है, क्योंकि बैंक इसको वापस लेगी, बैंक इसको क्या करेगी, वापस लेगी। ठीक है, तो बैंकों के पास दो चीज हो गया, लाइबिलिटी और एसेट। अब समझना, बैंकों के पास जो कुल जमा धनराशि होती है, ठीक है, जो कुल जमा धनराशि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी या फिर देयता। ये बात समझ गए ना, क्योंकि इस बैंक को वो पैसा वापस करना होगा। अब यहां पर ध्यान समझिएगा आप लोग बात, जो लाइबिलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, और एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट। समझना, एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, मतलब मांग जमा राशि कहा जाता है, और दूसरा आप लोगों का होता है सावधि जमा या फिर टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, आपको सर ये क्या पढ़ा दिया अचानक से आपने, समझना, देखो डिमांड, आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक में पैसा किस फॉर्मेट में जमा करते हो, ठीक है, बैंक में हम पैसा कई तरीके से जमा करते हैं, जैसे कि हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट हो सकता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिससे आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको आपके पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। इसकी कुछ लिमिट होती है कि भाई आप एक दिन में 50,000 निकाल सकते हो, एक दिन में 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप पैसा आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिससे जमाकर्ता जब चाहे तब पैसा को निकाल सकता है। इसी प्रकार से एक और अकाउंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का प्रयोग जनरली हम लोग बिजनेस के पर्पज से करते हैं, जैसे कि पीछे सब ऐसा क्या है, करंट अकाउंट है। क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट में से एक मुश्त कई बार अधिक पैसे भी निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से दोनों से ही जमा करता जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट है, उसकी मांग पर डिपेंड करता है कि जब पैसा मांगेगा बैंक में जाकर के बैंक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ये बैंक की लाइबिलिटी है। लेकिन कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप बैंक में जाकर के जमा करते हो एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मियादी खाता कहते हैं। ठीक है, मियादी खाता या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, हम बैंक में गए, हमने 1 साल के लिए वहां पर 1000 रुपये जमा किया, 1 साल के लिए हमने 1000 रुपये जमा किया। अब 1 साल से पहले हम उस 1000 रुपये को निकाल नहीं सकते हैं, बैंक निकालने नहीं देगा। अगर आप निकालने जाओगे तो हो सकता है कि उसमें से वो 100 रुपये काट ले अपना, और 900 रुपये आपको वापस करे केवल। ठीक है, केवल 900 रुपये वापस करे।
तो फिक्स डिपॉजिट में टाइम लिमिट फिक्स है, ठीक है, कि इतने समय में ही आपको पैसा वापस मिलेगा। इसी प्रकार से आप एक और सुनते हो, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्तीय खाता कहा जाता है इसको। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आरडी क्या होती है, एफडी, आरडी सुनते हो ना आप लोग। आरडी क्या होता है, यहाँ पर हम लोग हर महीने, ठीक है, या फिर हर एक टाइम पीरियड में हम कुछ पैसा यहाँ पर जमा कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई 100 रुपये हम प्रति महीना जमा करेंगे, पैसा जमा होता जाएगा, उसको हम निकाल लेंगे एक साथ, एक साल बाद, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में टाइम यहाँ पर कांस्टेंट वो होता है, इसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसी टाइम पर आप उस पैसे को निकाल सकते हो। तो समझो, बैंकों के पास जो टोटल लाइबिलिटी होती है, जो टोटल उनके पास पैसे जमा राशि होती है, वो या तो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्मेट में होगा या तो टाइम डिपॉजिट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हो सकता है, या फिर वो आरडी हो सकता है, या फिर वो एफडी हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में हो सकता है। इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सबका जो समेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल। ये मैं क्यों पढ़ा रहा, क्यों पढ़ाया मैंने, इतना मैंने ज्ञान आपको क्यों दिया? एक तो भाई इसलिए दिया कि आप भी अपने जीवन में जब पैसा जमा करने जाओगे तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टाइम फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। आप भी तो अपने जीवन में पैसा सेव करने पर काम करोगे, बैंक में जाओगे, तो बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट था। बट मेरा पर्पस केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया इसलिए क्योंकि हमको नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी समझना जरूरी है। एनडीटीएल बैंकों के पास जमा कुल जमा धनराशि होता है, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। तो जब हम बात करेंगे सीआरआर की, जब हम बात करेंगे एसएलआर की, जब हम बात करेंगे रेपो रेट की, आप एक परसेंटेज सुनते हो कि भाई सीआरआर को बढ़ा करके 18% कर दिया गया, रेपो रेट को कम करके 4% कर दिया गया। किस चीज का 4%? तो एनडीटीएल का, कुल जमा धनराशि का, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का, हम यहां पर परसेंटेज की बात करते हैं। बात समझे? चलो अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं एकदम बेसिक से चीजों को क्लियर कर रहा हूं। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, कमेंट करके एक बार आप लोग मैसेज ड्रॉप करके बताओ मुझे क्लास कितनी समझ में आई। यार मुझे जानना जरूरी है कि मेरा फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करो कि क्लास आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, उसके 7 प्रकार मैंने आपको बताए थे। पहला प्रकार था CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो को हिंदी में? हिंदी मीडियम वाले कहेंगे ना सर आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो हिंदी बताओ, याद करो। नकद आरक्षी अनुपात कहा जाता है, नगद आरक्षी अनुपात कहा जाता है, ठीक है। याद कर सकते हो? मत याद करना, याद करना इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो या फिर CRR। ये बात ध्यान रखना, हमेशा इंग्लिश के टेक्निकल टर्म पर ही हम लोग को फोकस करना है, ठीक। अब समझो ये है क्या। देखो एनडीटीएल ना किसी भी बैंक का जो उसकी कुल जमा राशि होती है उसका एक हिस्सा होता है। जैसे हमारा समझो बैंकों के पास कुल जमा राशि है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये ज़्यादा ले लिया, एग्जाम्पल बहुत बेसिक समझाता हूँ। 100 रुपये, ठीक है, 100 के परसेंटेज के रूप में देखने में ईजी रहेगा हमारे लिए। 100 रुपये, तो बैंक को उस 100 रुपये में से एक अमाउंट, जैसे मान लो कि 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया क्या करना होगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, समझना। अब आप सोचोगे भाई बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रही है तो आरबीआई इसके बदले में इसको कुछ पैसा दे रही होगी, इंटरेस्ट दे रही होगी, नहीं। सीआरआर, जब सीआरआर एक ऐसा हिस्सा होता है पैसे का जिस पैसे को एकदम उठा करके आरबीआई के पास रख देना होता है। आरबीआई उस पैसे को खर्चा नहीं करेगी, बैंक उस पैसे को खर्चा नहीं करेगा, आरबीआई उस पैसे के बदले बैंक को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा यहां पर नहीं देगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इसका प्रयोग कोई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसा था, ये जो 10 रुपया था, ये मार्केट से गायब हो चुका है, मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, इसका प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। तो अगर अगर मार्केट में क्या हो रही है, अगर समझना, अब मानो एक केस मैं आपको देता हूं, ठीक है। हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों पढ़ रहे थे, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, ठीक है। तो सीआरआर से कैसे कंट्रोल हो रहा है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ रही है, मनी का फ्लो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आवश्यक है। कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई का देखो क्या है,
आरबीआई अपने टूल का प्रयोग करेगी, कहेगी यार वो बास्केट में से टूल निकाला मेरा सीआरआर वाला, वो सीआरआर को बढ़ा देगी। पहले 10 था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझना, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, 10 था, हमने बढ़ा करके उसको 15 कर दिया। अब पहले 10 रुपए मार्केट से बाहर था, अब 15 रुपए मार्केट से बाहर हो चुका, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा मार्केट से बाहर चला गया। उसका प्रयोग कोई नहीं कर पा रहा है, तो उपभोग कम हो गया, डिमांड कम हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। इसी प्रकार से अगर किसी अर्थव्यवस्था में डिमांड बहुत कम है, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम खत्म हो चुकी है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को कम कर देगी। जैसे ही सीआरआर कम होगा, मैंने पहले 10 रुपए था, इसको कम करके 5 रुपए हो गया। अब समझना, अब बैंकों के पास 5 रुपया अतिरिक्त बचा हुआ है। पहले 10 रुपए उन्होंने आरबीआई को दिया था, अब केवल 5 रुपए देना है, तो 5 रुपए उनके पास अतिरिक्त बच गया। अब ये 5 रुपए क्या करेंगे? वो मार्केट में डालेंगे। मार्केट का मतलब है कि लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, फिर मार्केट में क्या होगा? ग्रोथ आना स्टार्ट। तो सीआरआर एक ऐसा टूल होता है जिसके माध्यम से आरबीआई, ठीक है, बैंकों के पास जमा कुल धनराशि का एक हिस्सा निकाल करके अपने पास रख लेता है। अब उसी हिस्से को बढ़ा करके और कम करके वो पूरे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब ध्यान समझना। दूसरा टॉपिक समझो। दूसरा टॉपिक हम लोग कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं हम लोग? एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। इसको हिंदी में बताऊं, सुनना है? सुनो। सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। अब ये सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है? हमने अभी समझा था कि सीआरआर के रूप में जनरली सीआरआर जो होता है ना, वो 4% के अराउंड होता है, ठीक है। जनरली सीआरआर 4% के अराउंड यहाँ पर होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सीआरआर के रूप में हमने क्या किया कि एक हिस्सा निकाल करके आरबीआई को दे दिया। एसएलआर में क्या होता है कि हम बैंकों की कुल जमा राशि क्या थी? वही एनडीटीएल, जो मैंने आपको समझाया था ना पूरा, कि कुल जमा राशि जो होती है उसका जो हिस्सा होता है, उस कुल जमा राशि का एक हिस्सा हम फिर से निकाल कर क्या करते हैं? एक जगह पर रखते हैं। अब ये जो जगह होती है आरबीआई नहीं होती, समझना। देखो मैं समझाता हूँ ध्यान से। ये है आपका बैंक, मान लो ये आपका बैंक है, और ये आपका सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने जब सीआरआर लगाया, हमने सीआरआर को जैसे ही किया, सीआरआर का मतलब था कि बैंक अपने जमा राशि का एक हिस्सा निकाल करके आरबीआई को दे रही थी। उसके बदले में आरबीआई बैंक को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दे रही थी, उसका प्रयोग कहीं पर नहीं हो रहा था, और वो मार्केट से बाहर हो चुका था। अब एसएलआर में क्या होता है कि बैंक अपना एक हिस्सा निकाल करके अपने पास ही रखता है, किसी को देता नहीं है, लेकिन वो अपने पास रखना कंपलसरी है। आरबीआई कहता है कि भाई जो आपको अपने पास पैसा रखना है, आप किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हो। आप नगद रख सकते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्मेट में रख सकते हो, आप गोल्ड रख सकते हो, आप तीनों फॉर्मेट में रख सकते हो। लेकिन समस्या क्या है? समस्या सामान्य तौर पर यह होती है कि अगर मानो बैंक ने, ठीक है, बैंक ने अपना नगद निकाल करके, ठीक है, एसएलआर के रूप में रख दिया, तो इस नगद के बदले उसको कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो इसकी जगह पर गोल्ड को रख दे, भाई गोल्ड की कीमत एक साल में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यार बैंकों को लगता है कि यार नगद की जगह पर गोल्ड रखना यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बात है, तो गोल्ड को लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन फिर समस्या है कि भाई गोल्ड की कीमत बढ़ भी सकती है, तो लेकिन घट भी तो सकती है। तो यहाँ पर बैंक क्या करती है? सामान्य तौर पर एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फिक्स है। सरकार ने कहा है कि ये कागज एक साल बाद लेकर के आना, हम तुमको 100 के बदले 120 रुपए यहाँ पर देंगे। तो बैंकों को पता है कि मुझे 120 रुपए मिलेगा, मतलब 20 रुपए तो मुझे अतिरिक्त मिलेगा। बैंक क्या करती है यहाँ पर, ठीक है, सामान्य तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में एसएलआर को रखने पर फोकस करती है। इसका फायदा क्या हुआ? हमने क्यों एक हिस्सा बाहर निकलवाया? इसका फायदा ये हुआ यार कि ठीक है, ना समझिएगा, ठीक है कि एक हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अब मार्केट में तो नहीं जा पा रहा है, लोन के फॉर्मेट में, लोन के फॉर्मेट में नहीं जा रहा है, लेकिन मार्केट में तो जा रहा है ना। बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर खरीदी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे खरीदी? पैसा देकर खरीदी। पैसा किसको दिया? उसने आरबीआई को दिया।
आरबीआई ने वो पैसा गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट फिर से वो पैसा खर्चा कर रही है। फाइनली एसएलआर का पैसा, जो पैसा रखा जाता है, फाइनली घूम फिर करके मार्केट में जाता ही है। फिर आप पूछोगे सर एसएलआर का फायदा क्या हुआ? एसएलआर का फायदा ये होता है कि वो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि ये हिस्सा जो था, ये जो पैसा था, ये ऋण के रूप में मार्केट में नहीं गया है, कि सरकार ने खर्चा किया है पैसा को, उस फॉर्मेट में मार्केट में गया। समझ रहे हो ना? तो मनी के फ्लो के डायरेक्शन को भी हम लोग एसएलआर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। सीआरआर क्या था? आरबीआई के पास जमा हो रहा था। एसएलआर क्या है? बैंक अपने पास एक हिस्सा निकाल के अलग से रख देती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ये दो चीजें आप लोग यहां पर समझ गए। अच्छा देखो भाई, हमने दोनों में एक बात पढ़ा क्या, कि ये कैश रिजर्व रेशियो था, एक रेशियो था, और ये था स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर को एक साथ मिला करके हम लोग रिजर्व रेशियो कहते हैं, आरक्षी अनुपात कहते हैं। ठीक है, आरक्षी अनुपात कहते हैं। बात समझ गए ना? सिंपल सी बात है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अगला ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है, जो अगला टूल है, थर्ड टूल जो आप लोग का, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया है। खुली बाजार की प्रक्रिया में क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री करता है। इसके माध्यम से मनी का फ्लो नियंत्रित होता है। जैसे कि एग्जांपल समझना, अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी पर काम कर रहा है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति पर काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? मैंने आपको समझा रहा है कि भाई ये है बैंक, ये है आपका आरबीआई। ठीक है, आरबीआई अगर मार्केट से पैसा को सोखना है, समझना, हम पैसा को सोखेंगे कब? जब संकुचनकारी नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पर हम काम कर रहे होंगे, तो मार्केट से पैसा को सोखेंगे। कैसे? तो हम क्या करेंगे? बैंकों से पैसा को आरबीआई के पास लेकर के आएंगे। यही काम करना होगा हमको। ये कैसे किया जाएगा भाई? आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी बैंकों को। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जैसे ही बेचेगी, तो बैंक इस सिक्योरिटी को खरीदने के लिए जो पैसा है वो आरबीआई को देगा। तो मार्केट से जो पैसा लोगों के पास जाना चाहिए था, वो ना जाकर के आरबीआई के पास चला गया। ठीक है, तो समझो, अगर संकुचनात्मक नीति अपना रही है तो क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाएंगी, जिससे बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त जो एक्सेसिव जो करेंसी था, जो लिक्विड था, जो कैश था, वो बाहर निकलेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। वहीं पर अगर हमको मार्केट में एक्सपेंड करना है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनानी, तो हम क्या करेंगे? हम आरबीआई कहेगा कि एक काम करो यार, ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस से मुझे देना स्टार्ट करो। जैसे ये लोग वापस करना स्टार्ट करेंगे, आरबीआई इसके बदले इन लोगों को पैसा देना स्टार्ट करेगा, और ये पैसा फिर से मार्केट में आना यहां पर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनेगा कि हाल ही में आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे आरबीआई किस नीति को फॉलो कर रहा है? विस्तारवादी नीति, संकुचनकारी नीति, दो और कोई ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, आपको बताना रहेगा। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि सीआरआर को बढ़ाने से इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, घटेगा, न्यूट्रल रहेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करिए, चीजें अपने आप समझ में आएंगी। बैंक रेट क्या होता है? देखो, बैंक रेट पहले एक ऐसा दर होता था जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता था, लेकिन अभी बैंक रेट फॉलो नहीं होता है। अब बैंक रेट का प्रयोग पता है क्यों करते हैं? जैसे कि समझो, आरबीआई ने कहा कि भाई बैंक को 4% CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मेंटेन करना होगा। बैंक इसको करने में फेल हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उनके ऊपर एक फाइन लगाएगा। जिस दर पर फाइन लगाएगा उसी को हम लोग कहते हैं बैंक रेट। प्रेजेंट टाइम में बैंक रेट का जो पर्पज है वो यही पर्पज है कि सीआरआर और एसएलआर को अगर रखने में चूक जाता है तो उनके ऊपर जुर्माना बैंक रेट की दर से लगाया जाता है। क्लियर? दो चीज और समझना, बैंक रेट पहले चलता था, अब बैंक रेट की जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, उसको हम लोग कहते हैं LAF। क्या कहते हैं? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा कहा जाता है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? इसके अंतर्गत दो चीजें आती है, एक तो हम लोग कहते हैं रेपो रेट, दूसरा तो हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सिंपल अर्थों में समझने का प्रयास करिएगा। रेपो रेट का मतलब बहुत सिंपल सा है, वह दर जिस पर जो बैंक है वो कम समय के लिए आरबीआई से लोन लेता। मतलब समझना, ये आपका बैंक था और ये आपका आरबीआई था। जब
आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है तो जिस रेट पर देगा उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, जबकि इसका जस्ट अपोजिट जब होगा, जब बैंक आरबीआई को लोन देगी तो जिस रेट पर देगी उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कैसे याद किया जाए? तो नॉर्मल सी बात है, बैंक आरबीआई की तुलना में छोटी बॉडी है, छोटी निकाय है, तो लोन कौन देगा? समान तौर पर समान कंडीशन में लोन कौन देगा? आरबीआई। जो बड़ा बॉडी है वही तो छोटी बॉडी को लोन देगा, तो आरबीआई समान तौर पर बैंकों को लोन देती है, तो जिस रेट पर देती है उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। लेकिन जब इसका रिवर्स हो जाए, सामान्य परिस्थिति का रिवर्स हो जाए, तो उसको कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को देती है, ठीक है, जमा करने के लिए लोन के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट इस दर पर लागू होता है। ठीक है, दो बातें समझ गए। अब चीजें कैसे असर करती है, चीजें कैसे इंपैक्ट करती हैं, इस बात को समझने पर फोकस करना। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मानो बैंक ने क्या किया, मानो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इस परिस्थिति पर समझने पर फोकस करना। कौन सी पॉलिसी यहां पर लागू हो रही है, इस बात को समझने पर फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे ही रेपो रेट बढ़ा, तो रेपो रेट क्या था? एक था आपका बैंक, एक था आपका आरबीआई। ठीक है, आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट मतलब लोन दे रहा था, ठीक है, लोन दे रहा था रेपो रेट की दर पर। रेपो रेट बढ़ गया, मतलब अब बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो चुका है, महंगा हो चुका है। और जैसे ही लोन लेना महंगा हुआ, बैंक आगे भी जो है लोन यहां पर देना महंगा करेगी। जैसे ही लोन देना महंगा होगा, लोग अपना उपभोग करना, कंजम्पशन करना कम करेंगे। कम करेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन नियंत्रित होगा। मतलब यहां पर हम लोग संकुचनकारी नीति को फॉलो करें, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो, यहां पर देखो लिखा भी हुआ है क्या, रेपो दर में वृद्धि होगी तो बैंकों के लिए आरबीआई से कम अवधि का लोन लेना महंगा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप बैंक जो है अपने कंज्यूमर्स को महंगे ऋण देगा, जिससे बाजार में उपभोग घटेगा, डिमांड कम होगा, और अंततः इन्फ्लेशन क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए? रेपो रेट का असर समझ गए? एग्जाम में सीधा प्रश्न से पूछेगा कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को बढ़ाया है तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मैं कुछ याद नहीं करा रहा हूं, मैं लॉजिक समझा रहा हूं कि भाई लॉजिक समझो क्या होता है। लॉजिक समझ गए? इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आप याद करने पर फोकस करोगे कि याद कर लेते कि क्या है, कुछ नहीं याद होगा, ये सब काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, लॉजिक पर फोकस करो, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसका उल्टा समझ लो भाई। उल्टा समझाओ क्या, समझ निकल सकता है क्या? कि मानो रेपो रेट कम किया गया, रेपो रेट कम किया गया मतलब आरबीआई जो है बैंकों को सस्ते लोन दे रहा है। सस्ते दर पर लोन देने का मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा आया। जैसे ही एक्स्ट्रा पैसा आया, बैंक इसी सस्ते दर को कंज्यूमर्स को देगा। कंज्यूमर्स को पैसा ज़्यादा मिलने लगेगा तो कंज्यूमर कंजम्पशन ज़्यादा करने लगेंगे। कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, तो जैसे ही रेपो दर में कटौती की जाएगी तो सस्ता ऋण मिलेगा, कंज्यूमर को सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, मांग में वृद्धि होगी और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा भाई, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जस्ट अपोजिट। बैंक जब अपनी अतिरिक्त राशि को आरबीआई के पास जमा करती है। ठीक है, ठीक है, अब समझो भाई, मैं समझाता हूं। अब एग्जांपल दे देता हूं, हालांकि एग्जांपल वही है, लेकिन बैंक क्या कर रहा है? आरबीआई को पैसे दे रहा है किस पर? रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है, अब ये रिवर्स रेपो रेट पर मानो मानो हमने क्या किया, हमने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, हमने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। बैंकों के लिए सबसे अच्छी बात हो गई भाई। बैंक कहेंगे एक काम करो यार, सारा पैसा आरबीआई को ही दे दो। क्यों? दो कारण है भाई। एक तो बहुत बहुत श्योर है ना कि आरबीआई पैसा तो वापस करेगा ही करेगा, आरबीआई लेके भाग थोड़ी जाएगा। आरबीआई का ट्रस्ट है, आरबीआई पे भरोसा है सबको। ठीक है, तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक अपना पैसा उपभोक्ताओं को देने की जगह पर आरबीआई को देना ज्यादा पसंद करेंगे। देखो, बैंकों के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो अपने कंज्यूमर्स को लोन दे, दूसरा ऑप्शन है वो आरबीआई को लोन दे। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल कर रहा है। बैंक कहेंगे यार सबसे अच्छी बात है कि मैं आरबीआई को लोन दे रही हूँ, भाड़ में जाए, मैं कंज्यूमर को लोन दूंगी नहीं, क्योंकि कंज्यूमर पता चला कल को भाग जाए, कल विजय माल्या बन जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बैंक अपना लोन आरबीआई को देना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आरबीआई को देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा?
मार्केट में पैसा जाना कम होगा, मार्केट में जैसा पैसा जाना कम होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, फिर आपका समझ लो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, वो प्रोसेस पूरा फिर से लागू हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को समझिएगा, बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है और कुछ समझने की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अगर अगर हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बैंकों के लिए आरबीआई को धन जमा करना अधिक लाभकारी होगा। ऐसी स्थिति में बैंक जो है अतिरिक्त राशि, जो एक्स्ट्रा करेंसी, एक्स्ट्रा मनी उनके पास था, वो जनता को देने की जगह पर आरबीआई को देगी। आरबीआई को देने से क्या होगा, मार्केट में ऋण का जो प्रवाह था, जो मनी का फ्लो था, वो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, और वही हमारा टारगेट। समझ गए? अब समझो भाई, मैंने समझा ना कि देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, तरलता समायोजन सुविधा। आपकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को एक साथ हम लोग एलएएफ कहते हैं। पहले बैंक रेट था, अब एलएएफ स्टार्ट यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, अच्छा भाई, और समझो, एक आपका जो 7वां टूल है उसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ कहा जाता है। तो अगर मैं इसका हिंदी बताऊं तो इसका हिंदी होता है सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ये क्या है, कई बार बैंक क्या करती है, ठीक है, बैंकों को ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखती है, कहां पर, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास गिरवी रख करके, ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से, सीमांत स्थायी सुविधा के माध्यम से 24 घंटे के लिए लोन यहां पर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, जितना इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मनी का फ्लो कम और ज्यादा यहाँ पर होगा, और वो लॉजिक से आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, याद नहीं करना है कुछ भी, जितना टॉपिक मैंने आज समझाया याद नहीं करना, चीजों को समझने पर फोकस करिएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो दिक्कत क्या आती है, इतना इजी टॉपिक तो है नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ तो चीजें यहाँ पर, कुछ तो होगा ना, क्या कहते हैं, कुछ तो गेम यहाँ पर होगा। ठीक है, कुछ कैच होगा, व्हाट्स द कैच, देखो कैच कैच में लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता संजाल, एक की टर्म है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कि लिक्विडिटी ट्रैप से आप क्या समझते हैं, 4 विकल्प देगा, ध्यान समझिएगा। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि आरबीआई, उसने मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया, उसने सीआरआर बढ़ा दिया, रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा कर दिया, तमाम चीजें उसने यहां पर अपनाई। ठीक है, उसके बावजूद जो उसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। पूरा कैसे नहीं हुआ, समझना, मानो बैंक चाह रहा था, आरबीआई चाह रहा था, सेंट्रल बैंक चाह रहा था कि पैसे को मार्केट में फ्लो कराया जाए, ठीक है, मार्केट में पैसा दिया जाए। केंद्रीय बैंक ने क्या किया कि बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त धन को भेज दिया, लिक्विड को भेज दिया, फ्लो करा दिया, बैंकों को लोन दे दिया, ठीक है, बैंकों को पैसा दे दिया। लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक वो पैसा लोगों को नहीं बांट रहे हैं। ठीक है, बैंक वो पैसा लोगों को नहीं बांट रहा और अपने पास रोक करके रखे हुए। क्यों, कारण क्या हो सकता है, कई कारण हो सकता है कि रिसेशन का टाइम चल रहा हो, पूरा मार्केट मंदी के दौर में हो, आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया लेकिन बैंक होल्ड कर रही है, क्योंकि बैंक को पता नहीं है यार, बैंक को लग रहा है कि भाई हम पैसा देंगे, कल को फिर से कोई विजय माल्या निकल गया तो, कल को कोई फिर से नीरव मोदी निकल गया तो हम क्या करेंगे वहां पर। ठीक है, तो बैंक ये तय नहीं कर पाते हैं कि किसे ऋण दिया जाए और किसे नहीं, जिससे वे जोखिम लेने से, रिस्क लेने से बचते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक का पर्पस था कि मार्केट में करेंसी का फ्लो को बढ़ाया जाए, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। पैसा सेंट्रल बैंक से निकल करके बैंकों के सिस्टम में फंस करके रह गया, ट्रैप हो गया वहां। इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इसको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। और इस बात को बहुत क्लियरली आप लोग यहां पर समझिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, इसका परिणाम क्या होगा, भाई बैंक लोन नहीं दे रही है तो ऋण प्रवाह रुक जाएगा, ऋण प्रवाह रुक जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, लोगों के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिमांड में वृद्धि नहीं होगी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा वो अप्रभावी हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी, उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से अब हम क्या करते हैं, हम गुणात्मक उपकरण का प्रयोग करते हैं, हम क्वालिटेटिव उपकरण का प्रयोग करते हैं। कब, जब आरबीआई अपने सभी उपकरणों का प्रयोग करके, जैसे कि सीआरआर, रेपो रेट का प्रयोग करके मार्केट में पैसा छोड़ती है, लेकिन बैंक उसको पूरा नहीं होने देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई कहती है कि यार क्वांटिटेटिव अप्रोच से काम नहीं चल रहा है, अब हमको क्वालिटेटिव अप्रोच पर काम करना पड़ेगा। और क्वालिटेटिव अप्रोच होता क्या है, एक मैंने आपको समझाया कि बैंक भाई सिंपल, आरबीआई क्या कहेगी, बैंकों को सिंपल सा कहेगी, ए भाई बैंक देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है
तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको उसकी नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराएगी और ये बात तो कहेगी, उसकी मोरल ड्यूटी बताएगी भाई तुम्हारा काम है कि मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस को पूरा करना है, तुम पूरा करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला काम तो ये था। आरबीआई ने बहुत अच्छे से वो स्टिक और कैरेट का आपने अप्रोच सुना है ना कि पहले कैरेट दो, कैरेट से बात ना बने फिर स्टिक थमाओ। अब समझो भाई, अगर नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराने के बाद भी बैंक सहयोग न करे तो क्या करेगी? तो ये अब सुनो बहुत हो गया, अब मैं तुमको प्रत्यक्ष कार्रवाई का आदेश देती हूँ, डायरेक्ट एक्शन का यहाँ पर आदेश देती हूँ। हम कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे जिसका अनुपालन करना अनिवार्य रहेगा। जैसे कि हर बैंक को टारगेट दिया गया कि भाई आपको इतना लाख रुपया, 10 लाख रुपया एजुकेशन में लोन देना ही देना है, बात खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने एक रैंडम आंकड़ा दिया 10 लाख का, ऐसे आंकड़ा समझ लेना। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्शन हुआ। अगर डायरेक्ट एक्शन का प्रयोग, डायरेक्ट एक्शन नहीं फॉलो किया जाएगा तो दंड भी लगाया सकता है आपके ऊपर, ये सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी अप्रोच होती है हम लोग गुणात्मक उपकरण कहते हैं। इसी में क्रेडिट राशनिंग भी आता है कि आरबीआई नियम बनाती है कि किसको किस दर पर ऋण देना है। जैसे कि एजुकेशन लोन का रेट कितना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन का रेट कितना होगा, ये पहले से आरबीआई तय कर सकती है। गुणात्मक उपकरण है, ये पहले आरबीआई करेगी नहीं क्योंकि ये गलत काम है। ठीक है, मतलब गलत काम इन द सेंस अननेसेसरी का इंटरफेरेंस है बैंकिंग सिस्टम में। लेकिन जब क्वांटिटेटिव अप्रोच फेल हो जाएगी तो भाई हमको ये काम करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा भाई और समझो, जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच फेल हो जाए तब हम लोग नॉन ट्रेडिशनल टूल्स पर जाते हैं, गैर पारंपरिक उपकरण। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किस चीज का, मैंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में क्या रहा कि मार्केट से एक झटके में 8 बजे मोदी जी आए, 12 बजे से लीगल टेंडर खत्म। ये क्या है? ये डिमोनेटाइजेशन है। तो अगर पहले से चलन मौजूद मुद्रा को एक झटके में अमान्य कर दिया जाए जिससे कि काला धन जो ब्लैक मनी था वो और जो एक्स्ट्रा करेंसी थी मार्केट से वो गायब हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर हुबर। क्या कहा जाता है? हेलीकॉप्टर हुबर कहा जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब समझना, देखो आप लोग तो बीच बीच में ब्रेक ले लेते हो, चाय कॉफ़ी, हो सके क्लास को 4 बार बीच में रोक करके क्लास कर रहे हो। ठीक है, हमको तो भाई यहाँ पर एक बार बैठना है, क्लास कंप्लीट करनी ही करनी है। अगर पानी लेकर के बैठे तो ठीक है, देखो पानी लेकर के आज नहीं बैठे हैं तो अब यहाँ पे परेशानी है, बट ठीक, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, समझिएगा। ये आपका था हेलीकॉप्टर हुबर मेथड। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं आपको एक और समझाता हूँ, इसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी या फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहा जाता है। तो कि सर ये हेलीकॉप्टर हुबर, हेलीकॉप्टर मनी क्या कह रहा था? हेलीकॉप्टर हुबर का क्या था? अचानक से पैसा को सोख लिया गया, ठीक है, मार्केट से पूरा पैसा गायब कर दिया गया, ये था हेलीकॉप्टर हुबर। दूसरा क्या है? हेलीकॉप्टर ड्रॉप। हेलीकॉप्टर आया, पैसा भरा था उस पूरे हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर ने पूरा पैसा मार्केट में गिरा दिया। ठीक है, ये है हेलीकॉप्टर मनी या फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप। क्या होता है? तो मिल्टन फ्रीडमैन नाम के एक व्यक्ति थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया था, दिया था। और उनके बहुत सारे योगदानों के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी इकोनॉमी का दिया गया था। तो पहले बात, हेलीकॉप्टर मनी या जो ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। ये है क्या? ठीक है क्या भाई? जब 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 मार ठीक है, जब आरबीआई का जो उद्देश्य है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर उसको वो पूरा नहीं हो पा रही है, बैंक कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा करके पैसों को रोक ले रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? तो अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक एक सिंपल सा काम करेगी, यार बैंक को बीच में से हटाओ, हम क्या करते हैं, हम छापते हैं नए नोट। नए नोट, वो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं, ठीक है, प्रॉपर आरबीआई का जो नोट होता है वो नोट छाप करके हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष खर्च मतलब मार्केट में सब्सिडी देना स्टार्ट करेंगे, हम कैश ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, हम डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये होती है ना, ये उसके माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नए नोट छाप करके कई बार आरबीआई क्या करती है, मार्केट में नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच को भी फॉलो करती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। हेलीकॉप्टर हुबर समझ गए? और समझो निगेटिव इंटरेस्ट रेट। अब समझो ना, बैंक अब कह देगी यार बहुत सिंपल सी बात है कि अगर केंद्रीय बैंक, अगर मतलब बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा रख रही है तो उस पर इंटरेस्ट देने की बजाय उस पर फाइन काटना स्टार्ट कर देंगे, दंड लगाना स्टार्ट कर देंगे।
एक काम करो कि मेरे पास पैसा मत रखो, मैं अगर तुम्हारा पैसा रखूंगा तो मैं 100 रुपये में से 10 रुपये में मैं काटूंगा तुम्हारा, बैंक अपने आपके पास पैसा रखने नहीं आएगी। फिर बैंक क्या करती है कि उस पैसे को मजबूरन मार्केट में चलाती है, ठीक है। तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट, हेलीकॉप्टर हुबर, इसको हम डिमोनेटाइजेशन भी जानते हैं, हेलीकॉप्टर मनी या फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप, ये सब नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गया, अब समझना। दो और मैं आपको की टर्म यहाँ पर समझा रहा हूँ, उस की टर्म को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट की टर्म, ठीक है। एक होता है हेयर कट और एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। हेयर कट क्या है? वो हेयर कट नहीं है, मैं हेयर कट कल कर आके आ रहा हूँ, ठीक है, वो हेयर कट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हेयर कट का मतलब क्या है बस समझना। जब कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप एक फलाना व्यक्ति थे, मानो एक ये व्यक्ति है निशांत सर, निशांत सर गए कहाँ पर? HDFC बैंक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जो पूरा घर था गिरवी रख दिया, समझना भाई। 10 लाख रुपए का उनका जो घर था, मतलब उसकी पूरी वैल्यू 10 लाख रुपए थी। उन्होंने वो 10 लाख रुपए कागज ले आकर के गिरवी रख दिया कि भाई ये पैसा पकड़ो और मुझे लोन चाहिए। बैंक क्या कहेगा? तुम 10 लाख की तुम्हारी संपत्ति है कुल, मैं तुमको 8 लाख रुपए का यहाँ पर क्या करूंगा? लोन दूंगा, ठीक है। तो जो गिरवी रखी गई संपत्ति है और जो ऋण से मिला पैसा है, उसके मध्य में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं हेयर कट। हेयर कट, सिंपल सी बात समझ रहे हो भाई। आपके पास, सुनना, मानो आपके पास कोई संपत्ति थी, संपत्ति की पूरी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। आप बैंक में गए, बैंक ने कहा कि इसके बदले हम आपको 90 लाख रुपए देंगे, ठीक है। आपको जो 10 लाख रुपए नहीं मिला है उसको हम लोग कहते हैं हेयर कट। ये जोखिम को कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए जनरली बैंक हेयर कट यहाँ पर करती है, ठीक है। अगला टर्म में मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जैसे कि मानो आप कार लेने गए, एक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से डाउन पेमेंट होता है ना, बहुत सिंपल सी बात है। डाउन पेमेंट को हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर कह सकते हैं। आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था, ठीक है। बैंक ने कहा हम लोन देंगे आपको, लेकिन इस 10 लाख में से 2 लाख रुपए का जो राशि है वो आपको देना पड़ेगा और 8 लाख रुपए हम देंगे। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ना, इसको कहा जाता है, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। कि ऋण लेने के लिए जो अतिरिक्त मार्जिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि स्वयं लगानी होती है, हमको खुद लगानी होती है, उसको कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मानो आप 5 लाख रुपए का MSME के लिए लोन लेने जा रहे हो, ठीक है। सरकार कहती है, यूपी सरकार कहती है कि हम 5 लाख रुपए MSME के लिए लोन दे रहे हैं। दरअसल उस लोन में अगर आप समझोगे यहाँ पर, तो 4,50,000 सरकार देती है और 50,000 आपको खुद लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 50,000 है, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया? टॉपिक समझ में आ गया? देखो, मैंने इस क्लास को, ठीक है, अपने अपने स्तर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जो को समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।